हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, इसका एलोकेशन किस तरह से होता है, इसके साथ ही इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, लीडर ऑफ द हाउस एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस, वाइस चेयरमैन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सो लेट्स बिगिन द क्लास। बैकग्राउंड पहले डिस्कस करते हैं। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज ऑल्सो नोन एज राज्यसभा। सो काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा भी कहते हैं, राइट। 23 अगस्त 1954 को इंडिया में सेकेंड हाउस अनाउंस किया गया था कि इंडिया में एक सेकेंड हाउस होगा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा कहा जाएगा। ठीक है, पहली बार ये जो वर्ड है ये इंडिया में सेकेंड चैम्बर जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है वो हमें देखने के लिए मिलता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में 1918 में। ओके, आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट एज अ सेकेंड चैम्बर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यहाँ पे प्रोवाइड करता है एक सेकेंड चैम्बर जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसको उसने क्रिएट किया, बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड मताधिकार के थ्रू। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस में आता है 1921 में और गवर्नर जनरल इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ स्टेट के उस वक्त। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसके थ्रू भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, यानी कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने जो भी काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया उस वक्त, जो भी सेकेंड चैम्बर बनाया, जो भी उसमें उसने प्रोविजंस रखे इसके लिए, उनमें कोई भी चेंजेस 1935 के एक्ट के थ्रू नहीं किए गए थे। ओके, आफ्टर दैट जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट होता है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है जो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होती है एज यू ऑल नो, तो जिसने 1950 तक एक सेंट्रल लेजिस्लेचर के तौर पर काम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर काम किया और बाद में एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट बन गई थी वो। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंट्रल लेजिस्लेचर विच वाज आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हम इसको कहते रहे, बाद में प्रोविंशियल पार्लियामेंट हमने इसको कहा था, ये यूनिकैमेरल ही थी, यानी एक ही हाउस था उस वक्त 1952 तक, जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो एज अ पार्लियामेंट, एज अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही थी, वो यूनिकैमेरल थी। ऑन 14 मई 1954 आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन द स्पीकर लोकसभा अनाउंस दैट द हाउस ऑफ द पीपल वुड देयर आफ्टर बी नोन एज द लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा है वो अब लोकसभा के नाम से जानी जाएगी। I have decided that the Council of States will be called Rajya Sabha and its secretariat the Rajya Sabha Secretariat। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो राज्यसभा कहलाएगी और इसकी जो सेक्रेटेरिएट है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट कहलाएगी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जो एक इमिनेंट हिस्टोरियन थे और मेंबर ऑफ द राज्यसभा थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट शुड बी एप्टली कॉल्ड राष्ट्रसभा, यानी कि जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसको राष्ट्रसभा कहा जाना चाहिए। दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके टोटल मेंबर्स की। तो राज्यसभा में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की 250। ओके, जिसमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। 3 कैसे? इन दिल्ली हुआ आपका, पुडुचेरी हुआ आपका, ठीक है, और इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा हाउएवर इज 245, आउट ऑफ विच जिसमें से 233 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ओके, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 12 को तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते ही हैं। तो ये जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये किन कैटेगरीज से आते हैं? ये कैटेगरी है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ओके, 4 कैटेगरीज होती हैं जिनसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किस तरह से एलोकेशन ऑफ सीट्स किया जाता है राज्यसभा में,
जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, उन सभी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पर होता है, यानी कि जनसंख्या के अनुपात के बेसिस पर होता है। हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, तो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं। ऐसा नहीं है इक्वल नहीं आते। जैसे आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा कि 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं उनसे उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में के बेसिस पर ही मेंबर्स राज्यसभा में आते हैं। द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू ईच स्टेट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ओके, सो नाउ वी कैन डिस्कस द टेन्योर। क्या टर्म होता है राज्यसभा के मेंबर्स का? तो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हैव अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, जिसमें 1/3 जो मेंबर्स हैं हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप? आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप इन पार्लियामेंट। 84 में सारी क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए। तो राज्यसभा के मेंबर्स में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। 30 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ अदर क्वालिफिकेशंस भी हैं जिन्हें संसद टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकती है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द हाउस प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होता है? इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन की। डेप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा के मेंबर्स अपने में से ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा। द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। In the absence of chairman and deputy chairman, a member from the panel of vice chairman preside over the proceedings of the house. तो अगर चेयरमैन भी नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो वाइस चेयरमैन की जो पैनल है उसमें से किसी एक पर्सन को चुना जा सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को करने के लिए। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ सीट्स। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स को रखा गया है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स स्टेट्स के लिए भी है और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट consequent to the reorganization of states and formation of new states. The number of elected seats in the Rajya Sabha allotted to states and union territories has changed from time to time since 1952. So 1952 में जब से फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, इसके बाद लोकसभा आया, उसके बाद राज्यसभा आया, फिर एलोकेशन ऑफ सीट्स भी रखा गया। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है आफ्टर 1952। इसका रीजन ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, इसके बाद नए नए स्टेट्स बनते रहे। तो जिस तरह से नए नए स्टेट्स बने हैं, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो उनका प्रोपोर्शन है स्टेट्स का वो भी चेंज होता रहा है। तो क्वालिफिकेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ लेट्स डिस्कस डिसक्वालिफिकेशंस। डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में आर्टिकल 102 में बात की गई है। Article 102 of the Constitution lays down that a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। फर्स्ट है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो किसी लाभ के पद पर है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो जो पार्लियामेंट है वो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो पागल है, अनसाउंड माइंड है और ऐसा किसी भी संबंधित जो न्यायालय है उसने डिक्लेयर कर दिया हो। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड और हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, या उसे किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, ठीक है, तो भी उसे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं
तब किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, बाय इलेक्शंस। सो बाय इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? बाय इलेक्शंस को पर मैंने अलग से सेपरेट एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एज यू ऑल नो, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है। लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, पर राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, हाउ एवर 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। अ मेंबर हु इज इलेक्टेड फॉर अ फुल टर्म सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। द इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी अराइजिंग अदरवाइज then by retirement of a member on the expiration of his term of office is called by election। तो राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में रिटायरमेंट होता है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर जितने भी मेंबर्स हैं उनका रिटायरमेंट होता है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, आप सभी को पता है। तो ये एक यहाँ पर तरीका हुआ कि वो रिटायरमेंट के बाद ही जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी कोई भी मेंबर है हु हैड रिजाइंड, अगर वो रिजाइन कर दे टाइम से पहले, और डाइड और वाज डिस्क्वालीफाई, ये 3 सिचुएशन है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में जो भी रिक्ति होगी उसको भरने के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं उन्हें बाय इलेक्शंस कहा जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस लीडर ऑफ द हाउस। Apart from the chairman and deputy chairman, leader of the house is another functionary who plays important role in the efficient and smooth conduct of the business in the house। तो लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है कि हाउस के जो भी काम हैं वो स्मूथली होते रहें। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन बैठाना, हाउस में जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सभी में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, ये लीडर का काम होता है। द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा इज नॉर्मली द प्राइम मिनिस्टर। पर प्राइम मिनिस्टर कब होंगे? प्राइम मिनिस्टर उस कंडीशन में होंगे जब प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हों। तो अगर वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं तभी वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे। अदरवाइज एनी मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, कोई भी ऐसा पर्सन जो राज्यसभा का मेंबर है एंड इज नॉमिनेटेड बाय हिम टू सो फंक्शन, वो राज्यसभा का लीडर होगा। उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी? प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी इज टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द हाउस। जितने भी हाउस में, राज्यसभा में सेक्शंस हैं, पार्टीज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना सभी लोगों के बीच में, ताकि हाउस की जो भी डिबेट है, जो भी फंक्शंस हैं, वो पीसफुली हो सकें और मीनिंगफुल रहें। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में आज का हमारा वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यसभा से रिलेटेड और पार्लियामेंट से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर अंडरस्टैंडिंग, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में एक ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।